नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सियासी गलियारे से बड़ी खबर, जहां सीएम आवास पर आज बड़ी बैठक होने वाली है। सत्ताधारी दल के सभी विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा सत्र की रणनीति भी इसमें बनाई जाएगी और सरकार की भूमिका को लेकर के मंथन किया जाएगा कि आने वाले वक्त में सरकार किस तरीके से काम करे। 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र होने वाला है और नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। शपथ ग्रहण के बाद स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। सदन में विश्वास मत हासिल करेगी सरकार। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर राज्य से बता रहे हैं, जहां विधानसभा सत्र को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। और इस पूरी खबर पर ज्यादा तो आपको बता दें कि हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन इसके पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर सीएम आवास पर आज बड़ी बैठक होने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, आज का दिन बहुत ही अहम होने वाला है, सीएम आवास पर बैठक होने वाली है। ऐसे में क्या जानकारी मिल पा रही है, किन किन मुद्दों को लेकर के आज बातचीत होगी? देखिए, सरकार गठन के बाद जो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, 9 से 12 दिसंबर तक ये विशेष सत्र होना है। और इसी के संदर्भ में आज सत्ताधारी दल के जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी सीएम आवास पर दोपहर 3 बजे उन्हें बुलाया गया है और एक बैठक होगी। इस बैठक का जो मुद्दा है वो साफ तौर पर सदन के संचालन, सदन के में विश्वास मत जो सरकार हासिल करेगी, विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होना है, इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आज ये बैठक होनी है। और पहली बैठक हम कह सकते हैं कि सरकार गठन के बाद किसी भी सदन को जब आहूत किया गया है, तब सत्ताधारी दल की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है। आज शाम में विपक्ष की भी बैठक होनी है, बीजेपी ने भी अपनी एक बैठक बुलाई है और ये एक परिपाटी भी रही है। जब भी विधानसभा का सत्र होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी रणनीति बनाती है अपने विधायकों के साथ कि सदन में कैसे सरकार अपना बचाव करेगी और विपक्ष कैसे सरकार को घेरने का काम करेगी। इसी को लेकर दोनों ही पक्ष में आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। अविनाश, 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र भी चलने वाला है और नई सरकार बनने के बाद ये पहला सत्र होगा। ऐसे में क्या जानकारी मिल पा रही है, इस बार सत्र में किन किन मुद्दों को लेकर के सरकार आगे रणनीति बनाएगी? पहला जो 2 दिन है वो स्पष्ट तौर पर जो निर्वाचित विधायक हैं उनका शपथ ग्रहण होना है। इसके साथ साथ जो विधानसभा के जो अध्यक्ष का चयन किया जाएगा, राज्यपाल का अभिभाषण होना है और सत्ता पक्ष अपने सदन में विश्वास मत हासिल करेगी, अनुपूरक बजट आना है। तो ये सारी चीजें हैं और खासकर राजस्व बढ़ोतरी के लिहाज से जो अभी तक जानकारी मिल रही है, जिसकी तैयारी सरकार कर रही है, कि कहा जा रहा है कि जो यहाँ के खनिज संपदा है उसके राजस्व को लेकर नए दर का निर्धारण हो सकता है। इसका एक प्रस्ताव आ सकता है विधानसभा में। तो देखना होगा कि क्या कुछ नई सरकार जो है वो नए नियमों के साथ, या हम कह सकते हैं कि आगे के रूट मैप के अनुसार वो क्या कुछ बिल्कुल अविनाश, और देखने वाली बात होगी कि इस शीतकालीन सत्र में सरकार की तरफ से, हेमंत सरकार की तरफ से क्या कुछ मुद्दे होते हैं और किन किन योजनाओं का इस बार जिक्र किया जाता है पहले शीतकालीन सत्र में। बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है राज्य से, जहां बीजेपी की प्रदेश स्तरीय सदस्यता अभियान कार्यशाला होने वाली है। सुबह 11 बजे नगरी में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। बाबूलाल मरांडी समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। शाम के 7 बजे प्रदेश कार्यालय में ये बैठक की जाएगी। नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक दल की ये बैठक होने वाली है। सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर के रणनीति पर चर्चा भी होगी। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर सियासी गलियारे से बता रहे हैं। सुबह 11 बजे नगरी में कार्यशाला में यह बैठक होने वाली है। रांची से बड़ी खबर, जहां बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद होंगे। बीजेपी की भी आज बैठक होगी और ये बैठक कई मायनों में अहम भी माना जा रहा है। शाम 7 बजे प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होने वाली है, जिसमें जितने भी नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक दल के जो विधायक है वो इसमें शामिल होंगे। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, ये बैठक काफी ज्यादा अहम है क्योंकि आने वाले वक्त में शीतकालीन सत्र भी शुरू होगा और ऐसे में इस बार बीजेपी किन किन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरेगी ये देखना होगा। आज इस बैठक में यही चर्चा होगी क्या कि आने वाले वक्त में शीतकालीन सत्र में बीजेपी का क्या मुद्दा होगा? देखिए, आज बीजेपी की 2 बड़ी बैठक है। एक बैठक 11 बजे से बैठक है, उसमें आपको
सदस्यता अभियान कार्यशाला बैठक है। मतलब बीजेपी आने वाले 5 सालों में किस तरीके से पार्टी को लेकर आगे बढ़ेगी, पार्टी की रणनीति क्या होगी। क्योंकि वर्तमान में पार्टी ने पिछला जो सदस्यता अभियान था 40 लाख का लक्ष्य रखा था और पार्टी का दावा है कि हमने वो लक्ष्य को हासिल भी किया। लेकिन अब इस बार जो दावा है कि हम 80 लाख यानी 80 लाख नए सदस्य बनाएंगे और बूथ लेवल पर ग्रामीण स्तर पर जाएंगे, नए कार्यकर्ताओं को वहां बनाएंगे, जोड़ेंगे। 2 तरह के सदस्य होंगे, एक सदस्य होंगे जो बीजेपी की जो प्राथमिक सदस्यता उसको ग्रहण करेंगे और दूसरा सक्रिय सदस्य होंगे जो पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो ये बीजेपी का लक्ष्य है। दूसरी बैठक जो बड़ी बैठक है शाम 7 बजे है, विधायक दल की बैठक है। जो 21 विधायक पार्टी के चुन कर आए हैं वो तमाम आपको सोमवार से शुरू होने वाले सत्र में शामिल भी होंगे। तो पार्टी किन एजेंडों को लेकर आगे बढ़ेगी, सरकार को किस एजेंडे पर घेरेगी, बाहर में प्रदर्शन किस आधार पर होगा, जनता के बीच किस मुद्दों को छेड़ने की कोशिश होगी, जनता के सामने कौन सा मुद्दा पार्टी विपक्ष लेकर जाएगा, तमाम मुद्दों को लेकर अब बीजेपी आगे बढ़ रही है। क्योंकि पार्टी के सामने चुनौती है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हार हुई है, अब पार्टी को यह बताना कि विपक्ष का एक बड़ा रुख, बड़ा चेहरा विधानसभा में नजर आए और जनता के सामने बड़ा मैसेज देने की कोशिश हो, उसको लेकर चर्चा होगी। जी ठीक है संजय, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आगाज कल से होना है, लेकिन अब तक बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं किया गया, जिससे लेकर के सत्ता पक्ष के निशाने पर अब बीजेपी है। जेएमएम और कांग्रेस का यह कहना है कि क्या इस बार भी पिछली बार की तरह हाल रहेगा, जिस पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की भूमिका में रहने का जनादेश मिला है। प्रतिपक्ष का नेता भी चुनना है, ये दायित्व बनता है उनका, परंतु वो चुन पाएंगे नहीं चुन पाएंगे या फिर दिल्ली से किसी को थोपा जाएगा, ये तानाशाही पार्टी भारतीय जनता पार्टी विधायकों से राय लेती है कि नहीं लेती है, कोई योग्य व्यक्ति बनता है या नहीं बनता। चूंकि पिछले बार पूरे 4 वर्षों तक इनको कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं मिला था, चुनाव के वक्त इनको कोई नेता नहीं मिला था, तो अब ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। समझ उनको नहीं आ पा रहा है कि किन नेता को हम नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी सौंपें। क्योंकि जब आदरणीय चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए थे तो महिमा मंडित उनको भी किया गया था। अब उन्हें बनाए या किसी और व्यक्ति को बनाए, क्योंकि उनके जो अपने थे वो तो चुनाव हार गए। तो हमें यह लगता है कि इस ओफ फोक की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही है। हमारा विशेषाधिकार है, सही समय पे नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाएगा। और नेता प्रतिपक्ष की बात कौन लोग कर रहे हैं? जिन्होंने 3.5 वर्षों तक बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं दी थी, जबकि उनके दल का विलय हो गया था, चुनाव आयोग ने भी मान्यता दे दी थी। तो नेता प्रतिपक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी गंभीर है और शीघ्र ही केंद्रीय नेतृत्व से राय मशवरा करके विधायकों की बैठक में इस पर निर्णय होगा। पर यह हमारा कॉल है, इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुछ कहने का हक नहीं। और इसी बीच बड़ी खबर चाईबासा से आ रही है, जहां पीएलएफआई उग्रवादी कमांडर मोटा टाइगर की हत्या कर दी गई है। ग्रामीणों ने पीट कर हत्या की। पुलिस ने कोई भी इस घटना की पुष्टि अभी नहीं की है। गुदरी थाना क्षेत्र के टोमडेल पंचायत क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। पिछले दिनों गुदरी थाना क्षेत्र में ये 2 युवकों की हत्या हुई थी। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त चाईबासा से बता रहे हैं, जहां पीएलएफआई उग्रवादी कमांडर मोटा टाइगर की हत्या कर दी गई और ये हत्या ग्रामीणों ने पीट कर की है। और इस घटना की जानकारी फिलहाल पुलिस नहीं दे रही है। पुलिस की तरफ से इस घटना को लेकर के कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आए हैं। पुलिस ने इस घटना की पुष्टि नहीं की है। आपको बता दें कि गुदरी थाना क्षेत्र के टोमडेल पंचायत क्षेत्र की यह घटना है। पिछले दिनों गुदरी थाना क्षेत्र में ही 2 युवकों की हत्या हुई थी। और इस पूरी खबर पर रुपेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेश, फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है और क्या कुछ पुष्टि की गई है इस घटना को लेकर? जी देखिए, इस घटना को लेकर जो जिले के एसपी हैं आशुतोष शेखर, उनके मुताबिक घटना की सूचना कल से जैसे ही उन्हें मिली है तो उसका जो सीमावर्ती क्षेत्र है, गुदरी थाना क्षेत्र और गोइलकेरा थाना क्षेत्र के बीच जो सीमावर्ती क्षेत्र है, एक सेरेंका, वहां पर एक पुलिस पिकेट है। तो वहां पर 2 थानों की पुलिस, गोइलकेरा थाना की पुलिस
के अधिकारी और पुलिस वहां पर कैंप किए हुए हैं और इस घटना की छानबीन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक शव की बरामदगी नहीं हुई है, जिसको लेकर स्पष्ट ये नहीं हो पा रहा है कि किस क्षेत्र में इसका शव है। ये टोमडेल गुदरी थाना क्षेत्र का जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है, टोमडेल क्षेत्र पंचायत क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है और हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि उस क्षेत्र में कमाई के आसपास उसकी हत्या की गई है। जो पीएलएफआई कमांडर मोटा टाइगर की हत्या की जो बात आ रही है, एक फोटो भी वायरल हो रहा है जिसे उसका बताया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक रूप से जब तक पुलिस द्वारा शव की बरामदगी नहीं की जाती है तब तक पुलिस भी उस फोटो रुपेश, ये भी खबर आ रही है कि 2 दिन पहले गुदरी थाने में ही 2 युवकों की हत्या हुई थी। इसे लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, 2 दिन पहले नहीं, ये करीब 8-10 दिन पहले हुई थी। 2 युवकों की हत्या हुई थी और उसमें पीएलएफआई का जो मोटा टाइगर कमांडर था उसको पुलिस ने आरोपी बनाया था। उसके साथ साथ और 4-5 अन्य उग्रवादी साथियों को उसमें आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा 1-2 और भी वहाँ घटनाएं हत्या की हुई थी अभी कुछ दिन पहले। और इन अपराध घटनाओं को लेकर पीएलएफआई उग्रवादियों द्वारा जो क्षेत्र में इस तरह की आपराधिक घटनाएं अंजाम दी जाती थी, उससे उस क्षेत्र के ग्रामीण काफी परेशान थे। ठीक है रुपेश, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जहां चाईबासा से ये खबर आ रही है, ग्रामीणों ने पीट कर ये हत्या की है। पीएलएफआई का ये नक्सलवाद था और पुलिस ने फिलहाल इस घटना की पुष्टि अभी नहीं की है। पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। बता दें आपको कि गुदरी थाना क्षेत्र की यह घटना है। और इसी बीच आपको राजधानी से एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां झारखंड का गैंगस्टर अजरबैजान से गिरफ्तार हुआ है। गैंगस्टर मयंक सिंह को हिरासत में लिया गया। मयंक सिंह को भारत लाने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। मयंक सिंह के खिलाफ जारी किया गया था रेड कॉर्नर नोटिस और अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई का भी ये खास बताया जा रहा है। अमन साहू गैंग को विदेश में बैठाकर ये ऑपरेट कर रहा था। अमन साहू की अगर हम बात करें तो अमन साहू ने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें सुनील मीणा के डिटेन की बात स्वीकार की गई है और ये भी कहा गया कि मयंक सिंह उसका खास सहयोगी है, लेकिन वो मयंक सिंह नहीं बल्कि स्वतंत्र है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से। सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह को अजरबैजान में डिटेन किया गया है और अब उसे भारत लाने की कवायद जो है वो की जा रही है। बता दें कि इंटरपोल के द्वारा अजरबैजान में ही उसे डिटेन किया गया है। फिलहाल तमाम चीज़ों को लेकर न सिर्फ एटीएस बल्कि झारखंड पुलिस भी एक्टिव है, तो साथ ही अन्य एजेंसियां जो भारतीय एजेंसियां हैं वो भी उसे भारत में लाने की कवायद में जुटी हुई हैं। पूरे मामले पर एक अमन साहू का भी पोस्ट जो है वो सामने आया है जिसमें कहा गया है कि सुनील मीणा नामक शख्स जो कि उसके गैंग का मेंबर है उसे अजरबैजान में डिटेन ज़रूर किया गया है, लेकिन वो मयंक सिंह नहीं है। मयंक सिंह आज भी बाहर है। हालांकि जो एजेंसियों को या फिर झारखंड पुलिस को जानकारी है उसके अनुसार सुनील मीणा ही मयंक सिंह है और उसे भारत लाने की कवायद जो है वो की जा रही है। बता दें कि ये मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा वही शख्स है जो कि लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू गैंग के बीच एक कहा जाए तो बीच के व्यक्ति का काम करता है। दोनों के बीच जो लाइजनिंग होती है वो इसी के माध्यम से की जाती है। ये न सिर्फ अमन साहू गैंग के लिए हथियार प्रोवाइड कराता है बल्कि दूसरी तरफ उसे टेक्निकल सपोर्ट भी देता है। तो वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग को अमन साहू के गुर्गों को सप्लाई भी करने का काम जो है वो सुनील मीणा के माध्यम से किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अगर इसे भारत लाया जाता है तो आने वाले दिनों में अमन साहू गैंग और लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कई अहम जानकारियां जो है वो झारखंड पुलिस को मिल सकती है, जिससे इन दोनों गैंग की कमर तोड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश।
और इसी बीच बड़ी खबर राज्य से आ रही है, जहां कार ने ट्रक को टक्कर मार दी है। आपको बता दें कि इस टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कार सवार सभी लोग जमशेदपुर जा रहे थे और रांची टाटा रोड पुराना रामपुर के पास ये घटना हुई है। आपको बड़ी खबर इस वक्त रांची से बता रहे हैं, जहां एक भीषण हादसा हो गया है। एक बार फिर से सड़क हादसा हुआ, जहां कार ने ट्रक को टक्कर मारी और इस टक्कर में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और इसी बीच राज्य से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां 10 चक्का ट्रक में आग लग गई। धू-धू कर पूरी ट्रक जल गई। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। चंद मिनटों में ट्रक जलकर खाक हो गई। आपको बता दें कि ओन मांझी टोल प्लाजा उदाग की ये घटना है। आपको रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रक जलकर खाक हो गई है। बताया जा रहा है कि चंद मिनटों में ही ट्रक जलकर पूरा खाक हो गई। और राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मोरहाबादी स्थित डाकघर में गबन सुकन्या समृद्धि योजना में हेराफेरी का आरोप लगा है। फिक्स डिपॉजिट के लाखों रुपए का गबन किया गया। लालपुर थाने में शिकायत इसकी दर्ज भी कराई गई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि डाक विभाग के ही 2 कर्मियों पर इसका आरोप लगा है। करीब 18 लाख की राशि का गबन किया गया। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं, जहां सुकन्या समृद्धि योजना में हेराफेरी का मामला सामने आया है। फिक्स डिपॉजिट के लाखों रुपए का गबन किया गया और ये गबन डाक विभाग के 2 कर्मचारियों ने ही किया है। करीब 18 लाख की राशि का गबन किया गया। और इसी बीच मौसम विभाग से जुड़ी हुई खबर भी आपको बताते हैं, जहां पश्चिमी विक्षोभ का झारखंड में असर देखने को मिला है। आज हो सकती है हल्की बारिश। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि अधिकतम तापमान गिरेगा और न्यूनतम तापमान चढ़ेगा। यानी 10 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होगा। 10 दिसंबर से न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जता दी गई है। राजधानी रांची सहित झारखंड भर में साइक्लोन का असर दिख रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये साइक्लोन का सर्कुलेशन जो है बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है और इस वजह से नमी जो है वो झारखंड की तरफ आ रही है, जिस वजह से बारिश की भी संभावना जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है। बता दें कि साइक्लोन के असर के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 3 से 5 डिग्री तापमान जो है वो उसकी गिरावट जो है हाल के दिनों में कल से और देखी जा रही है। साफ तौर से 9.8 डिग्री सेल्सियस जो है वो रांची का तापमान कल दर्ज किया गया, तो वहीं गढ़वा का तापमान भी 7.8 के अप्रॉक्स था। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि 10 दिसंबर के बाद जो है वो तापमान में थोड़ी जो है वो जो बढ़त है, जो उसकी तापमान जो है वो चढ़ सकता है, ऐसी उम्मीद भी मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ के कारण बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन का सर्कुलेशन बना है, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में या फिर कहें तो उससे लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। गिरिडीह शहर में खेलकूद के लिए मैदान धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। कहीं भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं तो कहीं घर बना रहे हैं। 1-2 मैदान बचे भी हैं तो उसकी हालत बेहद ही खराब है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूं गिरिडीह जिले के झंडा मैदान में और झंडा मैदान में आए दिन लगातार खेल कूद जैसे प्रतियोगिता होते रहते हैं। लेकिन तस्वीरों देखिए आप, ये तस्वीर आपको दिखा रहे झंडा मैदान की, जहां पर घास का दर्शन नहीं है, घास थोड़ा सा भी नहीं है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोई प्रयास भी नहीं किया गया है, क्योंकि जब क्रिकेट, फुटबॉल या अन्य गेम यहाँ पे होते हैं तो घास का होना बहुत अनिवार्य होता है। लेकिन आप स्थिति साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये
बदहवास स्थिति में ये मैदान पड़ा हुआ है। और आपको बता दें, गिरिडीह जिले में 2-3 स्टेडियम हैं और सबकी स्थिति कमोबेश यही है। हालांकि अगर झंडा मैदान की बात करें तो झंडा मैदान ये शहर के बीचों बीच है और इसकी प्राथमिकता भी प्रशासन की ज़्यादा बनती है कि कहीं ना कहीं इसे सुसज्जित करके रखा जाए। मैदान में जब हम लोग बच्चे थे, जब हम लोग नीचे बैठते थे, यहाँ क्रिकेट हुआ करता था, बहुत भीड़ हुआ करती थी और उसमें घास था, वही हम बताना चाह रहे। फुटबॉल जब हुआ करता था यहाँ इतनी भीड़ लगी रहती थी कि इसका अंदाजा नहीं ले। आज के डेट में ये सुखाड़ है। यहाँ पे रणजी ट्रॉफी मैच हुआ करता था 1983 में, जब हम लोग छोटे छोटे थे, बिहार और त्रिपुरा का मैच हुआ था। अभी तो बहुत डेवलप हो जाना चाहिए था। आज के डेट में बहुत मेहनत करते हैं जो वहाँ के स्थानीय खिलाड़ी हैं, लेकिन जीरो है। वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, किसी भी ग्राउंड में आप पानी नहीं मिलेगा आपको। तो एक तरह से कोटा पूरा करने के हिसाब से हो जाता है। जहाँ कहीं भी बचा है ज़मीन वो फील्ड के लायक नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरह से भूमाफियाओं के द्वारा इस तरह के जो खेल कूद के जो परिसर रहते थे उसे कब्जा किया जा रहा है और जो थोड़ा बहुत बचा है तो वो उस स्थिति में नहीं है। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं यहाँ पे झंडा मैदान की, जहाँ पे घास भी नहीं है, बावजूद प्रशासन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।